हेलो। आज ना हम एक बड़ी मजेदार कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा, पर इसकी जड़ें वो हजारों साल पुरानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना। बर्थडे पर जब दादाजी या नाना जी से वो कड़क कड़क नए नोट मिलते हैं, क्या खुशी होती है। तो रोशन भी बहुत खुश थी, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नोट उसे सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाने वाले हैं। और बस यहीं से उठता है वो सवाल जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है ना। ये बड़ा सीधा सा सवाल, पर इसके पीछे अरे एक जबरदस्त कहानी छुपी है। मतलब हमारे पैसों पर, हमारे नेशनल एम्बलम में इन शेरों का आखिर काम क्या है, ये आए कहाँ से। तो चलिए फिर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कि ये शेर आए कहाँ से और इनका असली मतलब क्या है। तो पहली बात, ये कोई मामूली ड्राइंग नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी, एक विशाल मूर्ति का हिस्सा है। जरा सोचकर देखिए, पत्थर का एक बहुत ऊंचा पिलर और उसके टॉप पर ये 4 शेर पूरी शान से खड़े हैं। और ये कोई कल परसों की बात नहीं, हजारों साल पुरानी बात है। और यहीं पर होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की एंट्री, सम्राट अशोक। एक ऐसा राजा नहीं, एक ऐसा सम्राट जिसने सिर्फ एक बहुत एम्पायर एम्पायर पर राज ही नहीं किया, बल्कि अपने आइडियाज की, अपने विचारों की एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक हमारे साथ है। अच्छा, अशोक को समझने के लिए ना थोड़ा सा उनकी फैमिली ट्री को समझना पड़ेगा। वो पावरफुल मौर्य डायनेस्टी से थे। ये वही डायनेस्टी है जिसे करीब 2300 साल पहले उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार और फिर आए बिंदुसार के बेटे अशोक। हाँ, तो मैंने कहा था कि अशोक सिर्फ राजा नहीं, सम्राट थे। पर एक मिनट, किंगडम और एम्पायर में, मतलब राज्य और साम्राज्य में आखिर फर्क क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी पूरी कहानी समझ आएगी। देखिए, फर्क सिर्फ साइज का नहीं है। हाँ, एम्पायर किंगडम से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं और इतने बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए एक बहुत बड़ी आर्मी। अब ज्यादा आर्मी, ज्यादा बड़ा मैनेजमेंट, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? टैक्स से, जिसके लिए चाहिए ढेर सारे टैक्स कलेक्टर्स। तो आप समझ रहे हैं, अशोक का जो राज था वो इसी ग्रैंड स्केल पर था। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने डाइवर्स एम्पायर को कोई चलाता कैसे था। मौर्य एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो अपने आप में कमाल की चीज थी। मौर्यों ने बहुत स्मार्टली कुछ जरूरी शहरों को अपना कंट्रोल हब बनाया। जैसे पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वो थी उनकी मेन कैपिटल। फिर तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का गेटवे था। और उज्जैन, वो नॉर्थ से साउथ इंडिया के मेन ट्रेड रूट पर था। मतलब इन शहरों पर कब्जा तो समझो पूरे रूट पर कब्जा। सच में मौर्य एम्पायर का मैनेजमेंट बहुत सिस्टमैटिक था। जो कैपिटल के आसपास का एरिया था, उस पे तो सम्राट का डायरेक्ट कंट्रोल था। जो दूर के इलाके थे, उन्हें प्रोविंशियल कैपिटल से गवर्नर चलाते थे, और ये गवर्नर अक्सर रॉयल फैमिली के राजकुमार ही होते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल किया। और कमाल की बात तो यह है कि जंगल के इलाकों से भी रिसोर्स लेते थे, जहां लोग काफी हद तक आजाद थे। लेकिन फिर अशोक की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ अशोक को ही नहीं बल्कि पूरे एम्पायर की दिशा ही बदल दी। और वो घटना थी एक जंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक जबरदस्त जंग छेड़ी। कलिंग मतलब जो आज का कोस्टल ओडिशा है। पर इस जीत की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जरा ये नंबर्स देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कैदी बना लिया गया। ये कोई जीत नहीं थी, ये तो एक भयानक तबाही थी। और इस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और ये किसी और ने नहीं कहा, ये खुद अशोक के शब्द हैं जो उन्होंने एक पत्थर पर लिखवाए थे। आप उनके शब्दों में वो गहरा दुख, वो पछतावा महसूस कर सकते हैं। सोचिए, एक सम्राट का ऐसा कन्फेशन, ये बहुत बड़ी और पावरफुल बात थी। इस एक जंग ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी पछतावे से जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नई फिलॉसफी का। अशोक ने तलवार छोड़ दी और एक नया रास्ता अपनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया रिलीजन नहीं था।
इसमें किसी भगवान की पूजा या कोई बड़े बड़े हवन यज्ञ करने की बात नहीं थी। ये तो बस जिंदगी जीने का एक सही तरीका था, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो नैतिक मूल्यों पर बेस था, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है। अशोक अपने एम्पायर में ये सारी प्रॉब्लम्स देख रहे थे। अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच झगड़े, जानवरों की बलि दी जा रही थी, नौकरों और गुलामों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, परिवारों में पड़ोसियों में झगड़े थे। उन्हें लगा कि एक राजा होने के नाते इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनकी ड्यूटी है और धम्म ही इसका सल्यूशन था। और धम्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, जैसे अपने नौकरों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, हर जीव के लिए मन में दया रखो, और सबसे जरूरी बात, अपने धर्म को सबसे अच्छा और दूसरे के धर्म को बुरा मत कहो। ये टॉलरेंस और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का एक बहुत पावरफुल मैसेज था। और अशोक सिर्फ बातें करके ही नहीं रुक गए, उन्होंने पक्के इंतजाम किए कि उनका मैसेज हर किसी तक पहुंचे। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर्स रखे जिनका काम ही था लोगों को ये बातें सिखाना। अपने मैसेजेस को चट्टानों और पिलर्स पर खुदवाया ताकि हर कोई पढ़ सके। और तो और सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दूर के देशों में भी अपने दूत भेजे। तो चलिए अब कहानी के सारे धागों को जोड़ते हैं और घूमकर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारे नोट पर बने उन शेरों पर। अशोक के काम का जो असर हुआ ना, वो बहुत गहरा और लंबा चलने वाला था, क्योंकि उनके मैसेज पत्थर पर लिखे थे, वो हजारों साल बाद भी मिटे नहीं। उन्होंने शांति और दया की एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो अब हमें जवाब मिल गया है। रोशन के नोट पर जो शेर थे वो उसी सारनाथ पिलर के टॉप पर बने शेर हैं जिसे अशोक ने बनवाया था। तो ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये अशोक के धम्म के मैसेज का, शांति का और टॉलरेंस का सिंबल है। और आखिर में बस एक सवाल, अशोक ने हजारों साल पहले जिन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश की थी, जैसे अलग अलग ग्रुप्स के बीच नफरत और झगड़ा, वो प्रॉब्लम्स तो आज भी हमारी दुनिया में है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि अशोक के संदेशों में से कौन सा संदेश आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।